आज सबसे पहले आपसे हमारा एक सवाल है। क्या देश के किसी आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल सकता है? आप भी कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलता है तो सिर्फ आतंकवादियों के लिए या फिर नेताओं के लिए जिन्हें सत्ता चाहिए होती है। देश के इतिहास में सिर्फ 2 बार आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला है। पहली बार 30 जुलाई 2015 को, जब मुंबई हमले के दोषी आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए देश के कुछ डिजाइनर वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और दूसरी बार कल रात को, जब कांग्रेस के वकीलों की टीम बीएस येदियुरप्पा की शपथ रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। इन दोनों घटनाओं में सीधा संबंध यह है कि याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले वही वकील थे जो आजादी गैंग का समर्थन करते हैं, और कांग्रेस भी समय समय पर इसी आजादी गैंग को समर्थन देती रही है। यानी आजादी गैंग की विचारधारा वाले लोग जब चाहे आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है। इस सुनवाई में क्या हुआ और कर्नाटक का ताजा राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, यह हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आज उससे पहले आपको कुछ और बताना जरूरी है, किसी और मुद्दे पर बहस करनी जरूरी है। अभी हम आपके सामने यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई आम आदमी अपनी किसी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवा सकता है? क्या देश का कोई भी आम आदमी रात में सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके मामले पर सुनवाई करेगा? वाराणसी में 15 मई को एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह वही 15 मई है जिस दिन कर्नाटक के नतीजे आए थे। 15 मई बड़ा दिन था। 2 वजहों से बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसी दिन वाराणसी में एक पुल का बड़ा हिस्सा लोगों के ऊपर गिर गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। अगर किसी पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति आधी रात को सुप्रीम कोर्ट जाए और यह कहे कि उसकी याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए, उसके परिवार का कोई सदस्य खतरे में है, किसी की जान अटकी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज आधी रात को उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करेंगे, या फिर उसे यह कहेंगे कि आप सही प्रक्रिया का पालन कीजिए और पहले निचली अदालत में जाइए, लाइन में लगिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए? ये थोड़े सख्त सवाल हैं, लेकिन सिस्टम की सच्चाई यही है कि हमारे देश के डिजाइनर नेता और डिजाइनर वकील अगर चाहें तो अपने लिए आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, जबकि आम आदमी की किस्मत में सिर्फ तारीख पर तारीख लिखी होती है। हमारे देश की अदालतों में इस समय करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा केस लटके हुए हैं, और इनमें से ज्यादातर केस इस देश के आम लोगों के हैं, यानी आप सब के हैं। और वेटिंग पीरियड है 15 से 20 साल। एक केस को निपटने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। लेकिन इन मामलों के लिए अदालतें आधी रात को कभी नहीं खुलती। मामला कितना भी संगीन हो, कितना भी गंभीर हो, किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आम आदमी इस देश में कभी भी आधी रात को कोई भी अदालत, ना निचली, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी इन्हें रात में नहीं खुलवा सकता। अगर आप अपने जीवन से जुड़ा कोई गंभीर मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले भी जाएंगे तो वहां से आपको यही जवाब मिलेगा कि निचली अदालत में जाइए और पूरी प्रक्रिया का पालन कीजिए। और फिर पूरी प्रक्रिया का पालन करते करते आपकी जिंदगी के 15 साल निकल जाएंगे, जबकि नेताओं के लिए यह सिर्फ 15 मिनट का काम होता है। अब सवाल यह है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? क्योंकि नेता ये सारी लाइन तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास वीआईपी पास होता है। क्या हमारे देश का आम आदमी सिर्फ कतार में खड़े रहने के लिए है? रेलवे स्टेशन पर कतार है, हवाई अड्डे पर कतार है, राशन की दुकान पर कतार है, अदालत में भी लंबी कतार है, और इसीलिए हर जगह आपको सुनने को मिलता है कि आप कतार में हैं। जबकि नेताओं के पास इस कतार को चुटकियों में पार करने वाला वीआईपी पास होता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल अपने मन मुताबिक करने के लिए हमारे देश के नेता हमेशा नैतिकता का एक चोर दरवाजा बनाकर रखते हैं, नैतिकता का एक पिछला दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं, और आम लोग बस देखते ही रह जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं और वकीलों द्वारा आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के बावजूद आज सुबह बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली
और इसी के साथ इस बात पर बहस शुरू हो गई कि देश का लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। अब विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की तो हत्या ही हो चुकी है और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस के सामने जाके खड़े होते हैं और कहते हैं, जनता से कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम अपना काम नहीं कर पा रहे। शायद ये पहली बार किसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में हुआ है। डिक्टेटरशिप्स में जरूर होता है, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हुआ, कभी कोई जनरल आ जाता है, प्रेस को, कोर्ट्स को दबा देता है, मगर हिंदुस्तान में 70 सालों में पहली बार हुआ। तो ये पूरे देश में जो डर फैल रहा है, इसका कारण क्या है? ये कौन फैला रहा है और कौन सी शक्तियां इस डर का फायदा उठा रही? तो राहुल गांधी की पार्टी ने आधी रात को जाकर सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया और वो ये कह रहे हैं कि इस देश में डर का माहौल है। राहुल गांधी की पार्टी को और उन्हें पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई, बैलेट बूथ लूटे गए, वो दिखाई नहीं दिया। इतने सारे लोगों की इस दौरान पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई, तब उन्हें नहीं लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। एक बयान राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया पश्चिम बंगाल को लेकर। आजादी गैंग की हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जेएनयू में आजादी गैंग ने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अफजल गुरु के समर्थन में ये नारे लगे थे। अफजल गुरु एक आतंकवादी था। आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हैं और भारत के विरोध में नारे लगते हैं दिल्ली के जेएनयू में। और राहुल गांधी वहां गए थे उनका समर्थन करने के लिए। और अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष देश में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस यानी एक तरह के नकली संकट का उत्पादन कर रहा है। यह नकली संकट पैदा किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। यह अब राजनीति करने का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले का नाम ही है लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद तो पहले से ही सवालों के घेरे में है। अब देश का विपक्ष चुनाव आयोग को भी केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बताता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सेटिंग पर हर चुनाव के नतीजों के बाद देश में बड़ी बहस शुरू हो जाती है। यानी अब हमारे देश के नेताओं को न तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, न संसद पर भरोसा है और न ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भरोसा है। इसके बाद यह दुहाई दी जाती है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लेकिन प्रश्न यह है कि लोकतंत्र की हत्या आज सुबह येदियुरप्पा की शपथ से हुई या फिर कल रात तब हुई थी जब राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवा लिया था। हत्या कब हुई थी? देश के संविधान में राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन कांग्रेस ने राज्यपाल द्वारा लिए गए एक फैसले के खिलाफ आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया। कांग्रेस ने यह याचिका दी कि येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण रुकवाया जाए क्योंकि राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देकर एक असंवैधानिक फैसला लिया है। आज हम यहां राज्यपालों की पैरवी करने के लिए नहीं आए हैं। राज्यपाल इससे पहले भी बहुत बार ऐसा कुछ कर चुके हैं जो सवालों के घेरे में रहा है। वो सारे राज्यपाल कांग्रेस के राज्यपाल रहे हैं। कांग्रेस ने इससे पहले जमकर राज्यपालों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की याचिका पर उन्हीं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला लिया जिनके खिलाफ यही कांग्रेस पार्टी महाभियोग का प्रस्ताव ला चुकी है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि उन्हें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर विश्वास नहीं है और फिर उन्हीं के पास सुनवाई लेकर भी पहुंच गई। इसे आप भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह सकते हैं और राजनीतिक विडंबना भी कि कांग्रेस को जिन चीफ जस्टिस पर भरोसा ही नहीं था उन्हीं के पास वो इंसाफ मांगने के लिए पहुंच गई। चीफ जस्टिस ने पूरा न्याय करते हुए उसी वक्त
3 जजों की बेंच गठित की और फिर सुप्रीम कोर्ट में पूरी रात यह सुनवाई चली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कल यानी 18 मई को सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज येदियुरप्पा द्वारा राज्यपाल को दिए गए 15 और 16 मई के पत्रों को देखेंगे। इन चिट्ठियों का जिक्र राज्यपाल ने अपने उस पत्र में किया है जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए बीएस येदियुरप्पा को न्योता दिया था। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು कर्नाटक के सियासी नाटक को कल रात पूरी दुनिया ने देखा। सत्ता के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। न्याय के मंदिर में बहस इस बात पर शुरू हुई कि कर्नाटक की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मामला मुख्यमंत्री के पद से जुड़ा हुआ था, इसलिए सुनवाई भी शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाले आम इंसान के मन में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन बात सत्ता से जुड़ी हो तो क्या इस नियम में बदलाव किया जा सकता है? बुधवार की रात 9 बजे कर्नाटक के राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए चिट्ठी दी और बीजेपी ने फैसला किया कि येदियुरप्पा गुरुवार की सुबह 9 बजे शपथ लेंगे, जिस पर कांग्रेस और जेडीएस ने ऐतराज जताया। दोनों पार्टियों ने ये दलील दी कि उनका गठबंधन बहुमत के पार है, इसलिए उनको मौका दिया जाए। इसके बाद कांग्रेस मामले को लेकर रात में ही सुप्रीम कोर्ट चली गई। जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को, जिनके साथ वकीलों की पूरी फौज थी। रात करीब 12 बजे कांग्रेस के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार से मुलाकात की। आपकी मुख्य प्रेयर क्या है पिटीशन? हमारी मेन 2 प्रेयर आप लेके चलिए। एक अभी रात के 9:30 बजे गवर्नर ने ऑर्डर इशू किया है कि कल सुबह 9:30 बजे स्वेरिंग इन की जाएगी। उस स्वेरिंग इन को रोकने के लिए, स्टे करवाने के लिए हमारा वो एक प्राइम ये है, तो हमें बुलाया जाए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और हमें मौका दिया जाए अपना मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। शॉर्ट में सिर्फ ये बता दीजिए कि अंदर का जो प्रोसेस है क्या रहेगा? अंदर अभी एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ये होता है, रात के टाइम में कभी छुट्टी में कभी भी आप अप्रोच करें कोर्ट को, कोई अर्जेंसी होती है तो एक वेकेशन ऑफिसर रहते हैं जो एडिशनल रजिस्ट्रार रहते हैं, फाइलिंग उनके सामने होती है। सारे डिफेक्ट्स वगैरह क्योर होकर रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार सारे जाते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रेसिडेंस पे, दे शो हिम व्हाट द अर्जेंसी इज। इसके बाद रात 12:20 पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुनवाई के बारे में सीजेआई दीपक मिश्रा से निर्देश लेने उनके आवास पहुंचे। ज्यादा वक्त बचा नहीं, 9 बजे का टाइम दिया गया था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शायद पूरी रात तैयारियां चलनी होंगी, चल भी रही होंगी, इस उम्मीद के साथ में कि शायद यहां से कुछ ना हो, स्टे ना मिले और उसके बाद में कल येदियुरप्पा सरकार की अपनी शपथ ले लें। लेकिन सवाल कई हैं और जो आप बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर मिडनाइट, ये पूरा का पूरा जो हाई वोल्टेज ये इस समय यहाँ पर मामला चल रहा है, उसमें क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं? क्या कांग्रेस को स्टे मिल पाता है, येदियुरप्पा को वो रोक पाते हैं, या फिर येदियुरप्पा कल शपथ लेंगे? चीफ जस्टिस को यह तय करना था कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। यह भी तय होना था कि चीफ जस्टिस खुद सुनेंगे या फिर सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करेंगे। करीब 1 बजे यह तय हुआ कि कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी पर रात 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तय हुआ कि जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे इस मामले की सुनवाई करेंगे। The Supreme Court has accepted our plea for an urgent hearing in this matter, and the Supreme Court is going to have a sitting at 1:45 AM in court number 2. निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है वो शायद 35 मिनट का वक्त बचा होगा, जिसके बाद में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के तमाम जितने वकील हैं वो अंदर मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो अधिकारी हैं उन्होंने पहुँचना शुरू कर दिया है। जजेस कौन आ रहे हैं? जस्टिस सीकरी, जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण। देखिए 3 जजों की बेंच है, 3 जजों की बताई जा रही है। इसमें 3 जजों की बेंच है, जस्टिस सीकरी हैं, जस्टिस अशोक भूषण है, जस्टिस बोबडे।
तो जो AK सीकरी हैं वो इसमें सीनियर हैं, उसके बाद जस्टिस जो है बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण, ये 3 जजेस की बेंच इनको सुनेगी। रात 1:40 पर कांग्रेस और जेडीएस की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं बहस कैसे करूंगा भैया? प्लीज लेट मी गो इन, प्लीज आई बेग ऑफ यू। सर इसके इस तरफ जाके बोल दीजिए सर। गवर्नर साहब को डिस्क्रिशन है कि लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएं, और उन्होंने लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया है। लार्जेस्ट पार्टी अगर सरकार बना सकती है तो बनाएगी, नहीं बना सकती तो दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा। फिर यह भी पता चला कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी सरकार का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। ठीक 2:11 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 3 घंटे से ज्यादा देर तक बहस चली। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल ने संवैधानिक मानकों की अनदेखी की है, जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी कि कुमारस्वामी ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन से 222 सदस्यों की विधानसभा में 116 विधायकों का समर्थन पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें नहीं बुलाया और 104 विधायकों वाली भाजपा को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे दिया। सिंघवी ने इस बहस में गोवा के मामले का भी उदाहरण दिया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में गोवा विधानसभा का उदाहरण नहीं दे सकती, क्योंकि उसने वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश ही नहीं किया था। सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ा दल है, उसे बुलाया गया, क्या सबसे बड़े दल को नहीं बुलाया जा सकता? सिंघवी ने कहा लेकिन उनके पास सिर्फ 104 विधायक हैं, बहुमत के लिए 112 चाहिए। कांग्रेस के विधायक टूटे बगैर बहुमत संभव नहीं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सिंघवी ने कहा जब तक बहुमत और समर्थन के प्रतिवादी दावे सुलझते हैं तब तक के लिए कोर्ट कर्नाटक में जो चल रहा है वैसी स्थिति बनाए रखने का आदेश दे दे। सिंघवी एक तरह से येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट से राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा करने को कह रहे हैं, लेकिन आपने वो चिट्ठी पेश नहीं की जिसके आधार पर राज्यपाल ने येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस बीच मुकुल रोहतगी ने आधी रात में मामले की सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई शपथ ग्रहण कर लेता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता, ये कोई अर्जेंट सुनवाई का मामला नहीं था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुबह करीब 5:27 पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि BS येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद येदियुरप्पा के सुबह 9 बजे शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया। राहुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अदालत ने यह कहा है कि हम शपथ रोकने नहीं जा रहे हैं। जी न्यूज पर आप इस वक्त यह खबर देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह नहीं रोकने जा रहे हैं BS येदियुरप्पा का, यानी कि येदियुरप्पा अब शपथ लेंगे ठीक 9 बजे, सुबह 9 बजे राज्यपाल के बताए हुए वक्त के अनुसार। सबसे पहले हमने यह खबर आपको बताई है, जी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर आपको बताई है कि BS येदियुरप्पा आज सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण करेंगे अपना। BS येदियुरप्पा 9 बजे शपथ लेंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस और जेडीएस में मायूसी छा गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की भी तारीख दे दी। अब इस मामले को शुक्रवार यानी 18 मई को सुबह 10:30 बजे सुना जाएगा। इसके बाद कोर्ट से वकीलों का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अदालत ने कहा है कि इस टाइम अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, हम लोग अपोजिट पार्टी को भी सुनेंगे। और जो लेटर ऑर्डर बस यही पास हुआ है कि नोटिस इशू हुआ है और स्टे नहीं है। सर इस तरीके की खबर आ रही थी कि क्या आज शपथ ग्रहण नहीं होगा? क्या नहीं होगा इट विल हैपन एज पर शेड्यूल एट 9 o'clock। तो 2 बजे कल क्या है? आज 2 बजे क्या है सर इसमें? 2 बजे कुछ नहीं है, कल 10:30 बजे वापस मैटर लगेगा फ्राइडे को इसी कोर्ट में। ये इसी कोर्ट में, इसी बेंच के सामने। और उसमें है क्या चीज उठेगी? लेटर जो येदियुरप्पा जी ने जो गवर्नर को दिया है वो लेटर उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दैट लेटर। देखिए, ये कोई रात की हियरिंग का केस नहीं था। एक केस हुआ था रात की हियरिंग का, वो याकूब मेनन का केस था, जिसमें उसको हैंगिंग की पनिशमेंट थी जो सुबह 6 बजे एग्जीक्यूट होनी थी। ऐसे केस इरिवर्सिबल माने जाते हैं, किसी को हैंग कर दिया तो बाद में तो कुछ हो नहीं सकता। इस केस में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। रोज सरकारें बनती हैं, रोज सरकारें टूटती हैं, रोज गवर्नर के एक्शन चैलेंज होते हैं। अगर ये स्वेरिंग इन हो जाती और ये पिटीशन आज लगती और पिटीशन में अगर दम होता तो कोर्ट उसके बाद भी
चीफ मिनिस्टर को हटा सकती है, ये कह के कि भाई आपको हक नहीं था। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगा दी पिटीशन, हमें पता चला, इसलिए हम गए वहाँ करने। जिसके पास नंबर है या नहीं है, ये सिर्फ कागज पे लिखने से सॉल्व नहीं होता। ये फ्लोर ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं असेंबली में, वहाँ पता चलेगा किसके नंबर है या किसके नंबर नहीं। कल क्या होगा सर? कोर्ट में बहस होगी, हमें कागज मिलेंगे। हमारे पास तो कागज भी नहीं है अभी। हम बीजेपी वालों को बुलाएंगे, कागज लेंगे और बहस करेंगे। कर्नाटक के सियासी ड्रामे में पात्र कई थे, लेकिन दर्शक के रूप में पूरे देश ने ये सब कुछ देखा। 18 मई को ये तय हो जाएगा कि इस सियासी नाटक का पर्दा किस मोड़ पर गिरेगा। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो गया कि क्या देश की अदालतें एक आम इंसान के लिए आधी रात को खुलेंगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। दिल्ली से पवन नारा और महेश गुप्ता के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। इस पूरे विवाद के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, और यह विवाद इस बात से शुरू हुआ कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल को किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में ऐसी स्थिति के लिए कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है। संविधान में ना तो यह लिखा है कि बहुमत वाले गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ना ही यह लिखा है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। संविधान में ऐसी स्थिति के लिए राज्यपाल के विवेक का जिक्र किया गया है, यानी राज्यपाल अपने विवेक से यह फैसला लेंगे कि वो सरकार बनाने का न्योता किसे देंगे। और इस देश ने, आप सब ने इतने सालों में अलग अलग राज्यपालों के अलग अलग विवेक को अक्सर देखा है, और हर राज्यपाल ने अपने विवेक को अलग अलग पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया है। और इसी विवेक के आधार पर देश के इतिहास में राज्यपालों ने कई बार ऐसी सरकारें बनवाई जिन पर विवाद हुआ, और कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में यह कह चुका है कि संविधान में लिखे गए विवेक का मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल के पास असीम शक्ति है। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के पास 104 सीटें हैं और वो बहुमत से 8 सीट दूर है। लेकिन यह बात भी सच है कि जनता ने कांग्रेस और जेडीएस को भी बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस के पास 78 और जेडीएस के पास 38 सीटें हैं, और जनता से नकारे जाने के बावजूद इन दोनों ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हो सकता है कि कांग्रेस और जेडीएस का यह दावा गैर कानूनी और अवैध ना हो, लेकिन ये अनैतिक जरूर है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी हैं, और ऐसी स्थिति के लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है। लेकिन इसके समाधान के लिए सरकारिया आयोग ने कुछ सुझाव जरूर दिए थे। आज आपको बता देते हैं सुझाव क्या थे। ये आयोग 1983 में बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट 1987 में आई थी। इस आयोग की सिफारिशों को वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। सरकारिया कमीशन का सुझाव है कि राज्यपाल को सबसे पहले उस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए जिसने चुनाव से पहले गठबंधन किया हो और उसके पास पर्याप्त संख्या बल हो। लेकिन कर्नाटक के मामले में, यानी इस मामले में ऐसा कोई गठबंधन है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ने ही चुनाव से पहले किसी के भी साथ कोई गठबंधन नहीं किया। अब दूसरा विकल्प यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 104 विधायक हैं। इसीलिए बीजेपी को राज्यपाल की तरफ से बुलाया गया। तीसरा विकल्प यह है कि उस गठबंधन को मौका देना चाहिए जो चुनावों के बाद हुआ हो और जिसमें सभी पार्टियां सरकार में शामिल हो। इस श्रेणी में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन आता है, क्योंकि यह गठबंधन चुनावी नतीजे आने के बाद बना है। और इसके बाद चौथे विकल्प के रूप में आखिर में उस गठबंधन को मौका दिया जाना चाहिए जिसकी कुछ पार्टियां सरकार में हो और कुछ बाहर से समर्थन दे रही। सरकारिया कमीशन की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। इस पूरी बहस के दौरान आप एसआर बोमई केस का जिक्र लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता और राजनीतिक विश्लेषक इस केस की चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस केस का उदाहरण कर्नाटक के मौजूदा हालात के संदर्भ में देना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। एसआर बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 1989 में उनकी सरकार राज्यपाल ने बर्खास्त कर दी थी, क्योंकि विधायकों की बगावत की वजह से
उनके पास बहुमत नहीं बचा था। इसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ एसआर बोमई सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में यह फैसला दिया कि किसी सरकार का बहुमत है या नहीं, ये सदन में ही साबित होना चाहिए। सदन के फ्लोर पर यह साबित होना चाहिए कि किसके पास बहुमत है। इस फैसले को ही बोमई जजमेंट कहा जाता है, लेकिन इस केस में इस फैसले की बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहां मामला राष्ट्रपति शासन का नहीं है बल्कि चुनावों के बाद त्रिशंकु विधानसभा का है। लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि बोमई जजमेंट है क्या, इसलिए आपको बताया। राजनीति में हमेशा 1 और 1 11 नहीं होते। इस बात को समझाने के लिए हमने आज एक बहुत पुराना बयान निकाला है। बीजेपी के स्वर्गीय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन ने संख्या बल और जोड़तोड़ की राजनीति को लेकर लोकसभा में एक बार एक बड़ा मशहूर किस्सा सुनाया था। उनकी बातों को सुनकर आपको लोकतंत्र की इस जोड़तोड़ का मतलब भी आज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं केवल एक छोटा उदाहरण देना चाहूं। खलब जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलब जी के नेतृत्व हम गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाले हैं उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ श्रीवल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, he is the only member of his party and he is the government. एक कहावत दुनिया भर में बड़ी मशहूर है कि इतिहास खुद को दोहराता है। कई बार इतिहास खुद को इस तरह दोहराता है कि परिस्थितियां नहीं बदलती, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। कर्नाटक में इस वक्त वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी वर्ष 1996 में केंद्र की राजनीति में बनी थी। वर्ष 2018 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 1996 में राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी और सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई और उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया और उन्होंने आज शपथ भी ले ली। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी और वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, जबकि वर्ष 2018 में येदियुरप्पा ने शपथ तो ले ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे। उनके पास 15 दिन का समय है, 15 दिन में उन्हें बहुमत साबित करना है और अगर नहीं कर पाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही उनकी सरकार भी गिर जाएगी। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी थी, हो सकता है इनकी 15 दिन में गिर जाए। अब इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों को एक दूसरे नजरिए से देखिए। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाए तो फिर 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली। वो सरकार बनाने में सफल रहे और करीब 10 महीने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष हैं
और वो HD कुमारस्वामी के पिता हैं। कुमारस्वामी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब अगर मान लीजिए कि इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता है और येदियुरप्पा भी वाजपेयी की तरह बहुमत साबित करने में असफल रहते हैं, तो क्या HD कुमारस्वामी उसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिस तरह 1996 में उनके पिता देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे, बावजूद इसके कि वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं थे, बल्कि उनकी पार्टी उस जमाने में बहुत छोटी थी, सबसे छोटी पार्टी से आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बन गए। और कुमारस्वामी भी सबसे छोटी पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब राजनीतिक जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। वही राजनीतिक जोड़ तोड़ जो लोकतंत्र के नाम पर होती है, जो आपकी भलाई के नाम पर होती है। इस पूरे घटनाक्रम में आपको आपातकाल यानी इमरजेंसी को भी नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वो कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई थी, वही पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है। इमरजेंसी के दौरान जिस कांग्रेस ने न्यायपालिका को कुचल दिया था, वही कांग्रेस पार्टी कल आधी रात को इंसाफ के लिए उसी न्यायपालिका के पास गई, उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। कांग्रेस की एक अर्जी पर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन इसके बाद भी वो ये कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश में बहुत बार राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र के नाम पर ऐसे काम करती हैं जिनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं होता, और इसमें सब पार्टियां शामिल हैं। हर पार्टी इसमें शामिल है, सब नेता इसमें शामिल हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और हमारे देश में सबसे ज्यादा इसी शब्द का दुरुपयोग होता है। लोकतंत्र का नाम लेकर ही हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जाती है। आपके नाम पर लोकतंत्र की दुकान चलाई जाती है। सच्चाई है कि हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है आम लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, जिसमें आम लोगों के पास अधिकार होते हैं, आजादी होती है और उनका ही स्वराज होता है। आप खुद सोचिए कि आपको 5 साल में एक बार वोट देने के अलावा इस देश में और कौन सी आजादी है? कौन सी चीज में, कौन से फैसले में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं? क्या आप ये तय कर सकते हैं कि आप जब चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए भी खुल जाएगी? सच ये है कि 70 साल बाद भी हमारे देश के लोगों को पूर्ण स्वराज नहीं मिला है। यानी देश में नेताओं का राज है, आम लोगों का स्वराज नहीं है। और आपको याद होगा, पूर्ण स्वराज की बात हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में लगातार उठती आई है। ये एक बड़ा नारा था और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आज़ादी के नायकों ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन पूर्ण स्वराज इस देश को 70 साल के बाद भी मिला नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये देश आज़ाद हो गया है और देश में स्वराज है। देश में स्वराज नहीं है, देश में लोकतंत्र आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरे ढांचे को जो तैयार किया गया है नेताओं के फायदे के लिए, नेताओं के सत्ता में चिपके रहने के लिए, इस लोकतंत्र को लोकतंत्र का नाम देकर आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से शहद में लपेटकर पेश कर दिया गया है। और आप सब ये सोचकर देखकर खुश होते रहते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र है, आपको हर फैसला लेने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी है नहीं।